बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल तोहमत तुम्हारे इश्क की किस्त नंबर 56। राइटर हादिया मुगल। वहाज आज अपने जसदान भाई से मिलने जाना था। अनाबिया ने करीब चौथी मरतबा कमरे में दस्तक दिए कहा, तुम्हें कुछ ज़्यादा फिक्र नहीं हुई जसदान भाई की? वो तकिए से सर उठाए कदरे जताकर बोला तो अनाबिया घबराई नहीं। वो उन्होंने कहा था कि आपको याद करवा दो। वो बुड़बुड़ाए, नाश्ता रेडी करो, मैं आता हूँ। उसकी बुड़बुड़ाहट पर वो सीधा बैठा, जबकि अनाबिया हैरान होती। वो बहुत कम काम उसे कहता था। वो अनाबिया को देखे वाशरूम की जाने बढ़ा, लेकिन फिर रुका था। वार्डरोब से मेरा यूनिफॉर्म निकाल कर रेडी करो, उसने कदर संजीदगी से कहा, जबकि वो कप कप आ गई थी। नहीं वाज, उसने सूरज से नफ़ी की। तो वह जराना तैवली उसके जने बया और उसका हाथ सख्ती से थामा, गोया बहाना ही ढूंढा उसका हाथ पकड़ने का। जब से जब दोबारा बहाल हुई वो खुश रहने लगा था। 2 दिन में ही उसके चेहरे की रौनक बहाल हो गई थी और अनाबिया से भी उसका रवैया कुछ बेहतर हो रहा था। क्यों नहीं प्रेस करोगी तुम? मेरा हक नहीं वाज, मेरी वजह से आपकी जाप गई थी। वो नज़र चुराए बोली थी। फिर किसका हक है ज़रा ये भी बता दो। उसने हाथ को हल्के से दबाया, लेकिन उसका मजबूत हाथ अनाबिया के नाजुक हाथ को अच्छा खासा सुर्ख कर गया था। तभी वो कराई थी, मेरा ही है, पर आप अक्सा को कह दें। वो आज पहली मरतबा उसे इनकार कर थे। दिल में अफसोस भी था, लेकिन वो अब वहाज को मज़ीद तकलीफ़ नहीं दे सकती थी। वो मेरी बीवी नहीं है, तुम मेरी बीवी हो, तुम पर फ़र्ज़ है मेरा हर काम। वो घुर्राया था, लेकिन न जाने क्यों उसका ये तीखा साल हैजा उसकी समात में मिठास घोल गया था। उसने घनेरी पलकें उठाकर उसे देखा। तस्दीक चाहिए हो, जाओ यूनिफॉर्म प्रेस करो, कल से लॉन्ड्री से प्रेस करवा लूँगा। फ़िलहाल मुझे याद नहीं रहा था और फजूल बातें मत सोचा करो, उसने नरमी से कहकर उसका हाथ छोड़ा और वापस जाने के लिए बोला। लेकिन यक लफ्ज़ उसे झटका लगा था। वो उसकी पुश से लगती अपना गाल भी उसके पुश से जोड़ चुकी थी। उसके हाथ सीने पर महसूस किए, न जाने क्यों वहाज को आज उस पर तैश नहीं आया था। एक सुकून आमेज लम्हा दोनों के दरमियान हैल हो गया था। इस लफ्ज़ को सुनने के लिए मैंने बहुत इंतज़ार किया। आप नहीं जानते आज आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। वो फारत जज्बा से बोलती यक लख्त रोई थी, जबकि वह बेहिस्सो हरकत खड़ा रहा था। उसकी खुशी का गोया कोई जवाब उसके पास नहीं था। अनाबिया की धीमी सिसकियों ने वहाज को आंखों लब दोनों भेजने पर मजबूर किया था। चंद पल इन मासूर कुन लम्हात के नज़र हुए। वहाज उसका हाथ थामना चाहता, पर अक्सा की आवाज़ पर वहाज होश में आया। उसने फौरी अनाबिया की बाजू अपने सीने से हटाया और वाशरूम की जानिब बढ़ गया। बिना मुड़े उसने अनाबिया को तही दामा ही तो कर दिया था। उसके हाथ अपने पहलू में गिरे रह गए। अश्क बेपनाह स्याह आंखों से बहने लगे, गोया उसका बिना कोई मोहब्बत का लम्हा जताए जाना दिल को घायल कर गया हो। शायद आपकी मोहब्बत मेरी किस्मत में नहीं है। उसने आंसू रगड़े दरवाज़े को देखा। उसका यूनिफॉर्म वार्डरोब से लेकर उसने बामुश्किल प्रेस किया। ये सब काम उसने कभी नहीं किए थे, लेकिन अब उस शख्स की खातिर वो हर काम करना चाहती थी। वो यूनिफॉर्म बेड पर रखकर मुड़ने लगी। जब वो हाज शावर लिए गले में तौलिया लटकाए बाहर आया। वो शर्ट लेस था, बालों से पानी की बूंदें टपक रही थी। नाबिया का चेहरा सुर्ख हुआ, पर उसने वहाज की जानिब दोबारा नहीं देखा। अभी कुछ देर पहले की बेरुखी उसे अच्छे से अजबर थी। तुम नाश्ता कर लो, मुझे देर हो रही है। उसने आईने में से उसका अक्स देखेगा। वो अब वेस्ट पहन चुका था। अनाबिया ने नज़र उठाकर उसे देखा, गोया कहा हो कि खुद ही तो नाश्ते का कहा था। जाओ नाश्ता कर लो, उसने सादपन से कहकर अनाबी को वहाँ से जाने पर मजबूर कर दिया था। वो भीगी आंखों को झपकती बाहर निकल गई। वहाज ने ब्रश ड्रेस पर रखा और आंखें मिचकर अपने दिल की कैफियत को नज़रअंदाज किया था। जैन, उसने अपने पहलू में देखा तो वो वहाँ नहीं थी। जरी को खौफ घेरने लगा, कहीं वो फिर से तो नहीं चला गया था। वो खाली पहलू को देखती सुन हुई। दूसरी जानब देखने की उसने हिम्मत ही नहीं की थी। मैं यही हूँ मेरी जान। जैन उसके करीब दराज हुआ, उसके गाल पर हाथ रखे उसका रुख मोड़ गया। अपने सामने उस शख्स को सफ़ेद शलवार सूट में देखे जरी की सांस बहाल हुई। डर गई थी तुम? उसने झुक कर सभी ही पेशानी छुई, गोया इतने दिनों की जुदाई का एक और अजाला किया। नहीं, मुझे लगा आप। उस लम्स पर वो खामोश हुई। अब कभी नहीं जाऊँगा, खुद को इत्मीनान दिलवाओ। वो मुस्कुराया तो जरी के लब भी फैले। उसकी मुस्कुराहट जहन को मैसूर करने लगी। थोड़ी थोड़ी का हम अपने जाने बुलाने लगा। जरी ने उसकी निगाह बांप कर सीने पर हाथ रखा। भूख लग रही है,
وہ मुँह बसुरती बोली। जैन को हाथ दर्जा प्यारी लगी। मेरे करीब आने पर ज़्यादा ही भूख नहीं लगने लगी। वो नाक से नाक सहलाए बोला, ऐसा नहीं है, इतने दिन से मैं वो सूप रूखा फीका खाना खा रही हूँ तो अब भूख ज़्यादा लगती है। वो बोझल होती पलकों से बोली, आज से मैं भी तुम्हारे साथ सूप और फीका खाना खाऊंगा। और उसके दोनों हाथ जानिब हाथ जमाए वो गंभीरता से बोला, आप क्यों जैन, आप तो ठीक है, मेरी ज़िंदगी तो बीमार है। उसने ज़रफ़शां को लाजवाब कर दिया। मैं रक्की को कहता हूँ आज हम दोनों के लिए एक जैसा नाश्ता लाए। वो सीधा हुआ, नहीं आप सब क्या सोचेंगे और आप कोई अम्मा गुस्सा करेंगे कि मैं आपको अपने जैसा बना रही हूँ। उन्हें भी पता चल जाएगा कि उनका बेटा उनकी बहू से कितनी मोहब्बत करता है। उन्हें मोहब्बत नहीं लगेगी उन्हें। वो कहते कहते रुकी। कोई भी तलाक लफ्ज़ वो कहना नहीं चाहती थी। वो जहन चौधरी की माँ थी। एक दिन उनका रवैया तुम्हारे साथ ज़रूर ठीक होगा। जैन ने उसके खाम को छू ही लिया था। खाम जैन को अगले ही पल मुस्कुराते हुए महसूस हुआ। जरी ने अपनी घनी पलकों को झुकाया। उसका ये दिल फरेब सा अंदाज जैन को उसका मजीद असीर कर गया था। पर अपने दिल पर काबू पाए वो सीधा हुआ। जरी ने बोझल सांस बहाल किया। वो दरवाज़ा खोलकर अभी बाहर ही निकला था जब सामने सदीक़ा बेगम और रकी के साथ एक और मुलाजमा को देखकर चौंका। खैरियत है? उसने सदीक़ा बेगम को देखा। हाँ, वो ज़रफ़शां को नाश्ता करवाना था। रखी उसे ज़रा तैयार कर देगी और ये ज़ख़म की मरहम पट्टी कर देगी। बेटे के सामने वजाहत उन्हें पहली मरतबा अजीब लगी थी। आप जहरी के लिए आई हैं? जहन ने तस्दीक चाहिए। जहर मेरी बहू है, उसी के लिए आऊँगी, तुम दोनों जाओ अंदर। उसने रकी के साथ दूसरी मुलाजमा को कहा। अम्मा, वो खुशगवारी से बोला, मैं अपने रवैये की मुआफ़ी मांग कर वो अजला नहीं कर सकती हूँ, मैं उसका ख्याल रख कर सकती हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा अम्मा। वो शरारत से गोया हुआ शरीर उन्होंने उसके चेहरे पर चपत्तर लगाए। जैन ने उन्हें सीने से लगाया तो सदीक़ा बेगम की आंखें बिगी। दौलत क्रश ने मुझे इंसानी रवैयों से बिल्कुल ही लाताल्लुक़ कर दिया था। मैं तेरे लिए भी एक अमीर घराने की लड़की चाहती, लेकिन ताकि अपने ख़ानदान वालों को बता सकूँ कि मेरी बहू अच्छी खासी जायदाद की मालिक है। लेकिन फिर ज़रफ़शां आ गई। उसके किरदार का दाग मुझे उससे मज़ीद नफ़रत पर मजबूर कर गया था। और कुछ तेरा उसे अहमियत देना, लेकिन मैं शायद गलत थी। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना शजिया को बचाना चाहा और वो गोली खुद खा ली। वो लड़की बहुत शफाफ है जैन, मेरे शहजादे बेटे के लिए वो शफाफ और मुखलिस लड़की ही बेहतर है। जैन के दिल से एक बोझ सिरका था, उसने माँ के सर पर लाभ रखे। मुझे खुशी है अम्मा कि आपका दिल बदल गया। बस बाबा भी जल्दी से ठीक हो जाए। वो भी ठीक हो जाएंगे, परेशान ना हो। जैन के पेशानी चूम कर वो खुश दिली से बोली, अंदर चले, आपकी बहू भी ज़रा खुश हो जाएगी कि उसकी सास आई है। वो माँ के गिर्द हाथ फैलाए बोला तो उन्होंने जैन को घूरा। वो अंदर आई तो रखी उसके पीछे तकिए सेट कर चुकी थी। अम्मा, वो सदीक़ा बेगम को देखे हैरान हुई, लेकिन फिर उसे खौफ ने भी घेरा। उसने जैन को मदद तलब नज़रों से देखा। रखे ध्यान से बैठा जरी को। वो जरी को देखे बोले, जबकि उनका जरी कहना उसके लिए एक और झटका था। वो उसे देखती आगे आई और फिर उसके करीब रुकी। ज़रफ़शां ने कम्फर्ट मुट्ठी में दबोच ली, जबकि जैन फासले पर खड़ा सीने पर हाथ बांध चुका था। उसके करीब झुकी तो जरी ने सख्त सी आंखें मीच लीं। उनका पेशानी पर नरम और शफकत से भरा लम्हा जरी को हिला गया था। उसने झट आंखें खोले। जैन उसका खास ख्याल रखा, मेरी बहू को ज़रा सी भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। एक और झटका था जरी के लिए, जबकि जहन अपनी मुस्कुराहट समेटे जरी को ही देख रहा था। अब कैसी तबीयत है तेरी? उन्होंने उसका चेहरा हाथों के प्याले में भरा। जरी ने अपनी हैरत पर काबू पाया, इस बात में सारी लाया, जबकि जहन तशक्कुर से मुस्कुराकर अपने रब का भी शुक्रगुजार हुआ था। तुम्हारी मैडम का मूड ठीक नहीं हुआ? यज़दान ने रोज़ से पूछा, जो यज़दान से खफा थी। अब तुम अपनी मैडम की साइड लेना बंद करो मिस रोज़। सनम तो उनकी मोहब्बत देखती हैरान होती। वो सब लोग एक दूसरे के अपने भी नहीं थे, लेकिन फिर भी उनकी मोहब्बत, उनका एक दूसरे से हंसी मजाक उन्हें एक भरपूर फैमिली बना रहा था। सनम को एक बार फिर शिद्दत से रोना है, जो सरासर शायान सागर की वजह से ही था। क्या हुआ सनम? रोज़ पुरफिक्र अंदाज में गोया है। कुछ नहीं हुआ रोज़, तुम फिक्र ना करो। उसे अपना लाडला भाई याद आ रहा है। बासित डाइनिंग टेबल के पास आया और चेयर खिसकाकर उसके बराबर बैठ गया था। सनम ने बिलावजा पहलू बदला। मुझे नहीं याद आ रही उनकी, वो नखवा से बोली, जबकि बासित ने अबरू उचकाकर सनम को देखा, जो नाश्ते की जानिब मुतवज्जा हो चुकी थी, लेकिन उसकी सारी हसियात बासित की जानिब थी। बासित, बेटा नाश्ता कर लो। यज़दान ने उसकी तवज्जो नाश्ते की जानिब दिलाई तो सर पर हाथ फेर कर रह गया। रोज़ ताबीर को बुलाकर लाओ, वरना तुम्हारी मेम को मैं बुलाकर लाया तो हमारी लड़ाई मज़ीद होगी और उस लड़ाई का मरकज़ होगा मेरा साला। वो दांत पीसे बोला।
جبکہ سنم کا ایک ہاتھ پالک کے لیے رکا۔ باسط نے اس کی پلیٹ اپنی جانب کی اور اس میں سے بوائل ایگ کا ایک بڑا سا ٹکڑا اپنے منہ میں ڈالا۔ وہ شاید گڈ ڈائٹ کی عادی تھی، جبکہ باسط کو پراٹھے کے بنا ناشتہ ادھورا لگتا تھا۔ اس نے ہاٹ پاٹ سے پراٹھا اٹھا کر پلیٹ میں رکھا، جبکہ سنم اب بھی حیران تھی۔ بات کرنا وہ گوارا نہیں کرتا تھا۔ وہ منہ بنا کر جوس کا گلاس لبوں سے لگا گیا۔ باس آپ کے سالہ کا ایک اور دشمن بھی یہی بیٹھا ہے، اور مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ خطرناک دشمن تو کوئی نہیں ہوگا۔ باسط کے کھلے طنز پر سنم کا جوس حلق میں اٹکا، جو کھانسی کا باعث بنا تھا، جبکہ یزدان نے بھوری آنکھوں سے اسے گھورا، لیکن آج گویا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ سنم بری طرح کھانستی باسط کو بھی یک لخت پریشان کر گئی۔ اس نے بے سختہ اس کی کمر سہلائی، پر اس کی کھانسی، جبکہ یزدان بھی کھڑا ہو کر اس کی جانب آ چکا تھا۔ باسط اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو رہی، اسے روم میں لے کر جاؤ، یزدان نے روز کو اشارہ کیا، جبکہ تعبیر نے فوری یزدان کو بازو سے تھام کر پیچھے کی جانب کیا۔ تعبیر کب وہاں آئی تھی یزدان جان نہیں پایا تھا۔ وہ یزدان کو پیچھے کیے خود آگے بڑھ کر اس کی کمر سہلانے لگے، جبکہ یزدان دانت پیس کر تعبیر کو دیکھنے لگا، جو اسے گھور کر ایک بار پھر سنم کی کمر سہلا رہی تھی۔ اسے اکثر ایسے پرابلم ہو جاتی ہے، تم پریشان مت ہو۔ اس نے باسط کو دیکھ کے سنجیدگی سے کہا، جو کافی گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے رومال نکال کر اس کے آنسو صاف کیے، جبکہ سنم اس کی فکر پر ایک بار پھر شرمندہ ہوئی۔ یہ سب وہی لوگ تھے جن کے ساتھ اس نے برا کیا تھا، اور وہی آج اس کی ذرا سی کھانسی پر گھبرا گئے تھے۔ تم اسے کمرے میں لے جاؤ، اور روز سنم کو زیادہ ٹھنڈا پانی نقصان دیتا ہے، اس کا گلا بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے۔ سنم اپنی میڈیسن کا باسط کو بتا دینا، اس نے وضاحتی انداز میں کہہ کر سنم کو دیکھا۔ انداز سنجیدہ تھا لیکن فکر سے بھرپور۔ تم نے مجھے بتایا نہیں۔ اس نے باسط کو بھیگی نم آنکھوں سے دیکھا، گویا کہا ہو کہ کیا ہم میں اتنے فاصلے سمٹ آئے کہ میں تمہیں کچھ بتا سکوں۔ باسط محض اسے دیکھ کر رہ گیا۔ جاؤ اپنے کمرے میں ناشتہ بھی وہیں کر لینا، سنم کو حکمی انداز میں کہتی وہ چیئر کھسکا کر بیٹھی، جہاں کچھ دیر پہلے یزدان براجمان تھا، یعنی سربراہ کی کرسی پر۔ اب تعبیر وہاں بیٹھی تھی۔ یزدان کی آنکھیں ایک بار پھر پھیلیں، اس نے نفی میں سر ہلایا اور دوسری چیئر کھسکا کر بیٹھا۔ اس نے اپنی پلیٹ اٹھانی چاہی، لیکن تعبیر نے اسی میں سینڈوچ رکھا۔ ناراض لوگ اپنی پلیٹ کا استعمال کریں۔ باسط اور سنم کے جاتے ہی اس کی شرارت کی رگ بھڑکی تھی۔ میں اپنی ہی پلیٹ سے کھا رہی ہوں۔ وہ سینڈوچ کی بائٹ لیے نخوہ سے بولی، یہ میری پلیٹ ہے۔ اس نے پلیٹ کو مزید اپنی جانب کیا تو یزدان نے اس کے ہاتھ سے سینڈوچ لے کر ایک بڑی سی بائٹ لی اور باقی چھوٹا سا ٹکڑا اسے واپس پکڑا دیا۔ تعبیر کرنے والا منہ میں ہی رکا۔ اس نے یزدان کو خونخوار نگاہ سے گھورا، جبکہ وہ مزے سے سینڈوچ حلق سے اتار گیا اور تعبیر کے ہاتھ میں چھوٹا سا ٹکڑا بھی منہ میں ڈالا۔ یزدان، وہ دانت پیستی گھرائی، سنم آپ کی کزن اور میری بہنوں جیسی، اور میں اسے کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں کیونکہ مجھے اپنی جان بہت پیاری ہے۔ اس کی جانب جھکے وہ سر گویا شرنا بولا، اور اگلے ہی پل وہ اس کا چہرہ دہکا گیا تھا۔ اس کا یوں دھوکے اس کا گال چوم لینا تعبیر کو ہمیشہ سٹا پٹانے پر مجبور کر دیتا تھا۔ شرم کرو، ہم لاؤنج میں موجود ہیں، وہ تیکھے پان سے بولتی بے سختہ گال رگڑ چکی تھی، گویا ناراضگی ہنوز قائم ہو، لیکن اس کی باتوں نے اسے جھیپنے پر مجبور کی، یعنی وہ سمجھ چکا تھا۔ تو کیا خیال ہے کمرے میں چلیں؟ آپ کی ساری ناراضگی دور کرنے کا ہنر یہ شخص اچھے سے رکھتا ہے۔ گال سہلائے اس نے تعبیر کو پھر بخلایا تھا، شٹ اپ، ناشتہ کرنے دو، اور اب تم نے میرا سینڈوچ کھایا تو میں دوبارہ تمہارے ساتھ ناشتہ نہیں کروں گی۔ اس نے اپنی کیفیت چھپا کر انگلی اٹھایا، اسے وارن کیا۔ یزدان نے اس کی انگلی کو آج پھر اپنے انگشت میں قید کر لیا اور دوسرے ہاتھ سے سینڈوچ اٹھا کر اس کے لبوں کے قریب کیا۔ دراصل مجھے آپ کے ساتھ ناشتہ کرنا تھا، اس لیے میں نے آپ کا سینڈوچ کھا لیا، کیونکہ آپ تو اس معصوم سے شوہر کو کبھی اپنے ہاتھوں سے کھلانے کا شرف نہیں بخشیں گی۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی فراوانی تھی۔ تعبیر نے ناک سکڑ کر منہ کھولا اور سینڈوچ کو بائٹ کیا۔ یزدان نے اس کی انگشت کو چھوا۔ تعبیر کرنے والا ایک بار پھر منہ میں رکا۔ مجھے ناشتہ کرنے دو گے؟ وہ اپنا ہاتھ آزاد کرواتی چڑھی۔ یزدان نے اس کی پشت پر لب رکھے اور ہاتھ چھوڑ دیا، پر وہ لمس تا دیر تعبیر کو اپنی موجودگی کا احساس دلاتا رہا۔ اگر آج آپ کا بھائی نہ آئے تو مجھ سے امید مت رکھیے گا کہ میں پھر اس سے تمیز سے بات کروں۔ یزدان نے اسے ناشتہ کروا کر گوہر افشانی کی۔ تعبیر ایک بار پھر اسے گھور کر رہ گئی۔ وہ تم سے اتنے بڑے ہیں، تھوڑی تو تمیز کر لیا کرو۔ تعبیر نے اسے احساس دلانا چاہا، پر یزدان شانے اچکا کر رہ گیا۔ تعبیر خفگی سے اسے دیکھتی چیر سے کھڑی ہوئی۔ یزدان بھی سرعت سے کھڑا ہوا
और उसे पीछे बाहों में कह दिया। ताबीर सोन हुई थी। एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊँगा, और परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। उसके चेहरे से बाल हटाकर उसने एक शरीर से गुस्ताखी की उसे चुप रहने पर मजबूर कर दिया था। ताबीर का दिल यकलख्त लर्जा था। वो फौरी पीछे मुड़ी। तुम आज नहीं जाओगे, कल चले जाना। यजदान जो मुड़ने वाला था फौरी रुका था। ताबीर, मेरा जानना ज़रूरी है। वो समझ गया था कि वो घबरा जाती है। नहीं जाओगे यजदान, मैंने कह दिया ना। वो ज़िद्दी हुई थी। अच्छा रिलैक्स, मैं नहीं जाऊँ, मैं नहीं जा रहा। उसने ताबीर का चेहरा दोनों हाथों में थामा। ताबीर उसका चेहरा देकर नफ़ी में सर हिलाने लगी। कह तो रहा हूँ नहीं जाऊँगा। वो दोबारा बोला तो ताबीर उसके सीने से लगी। न जाने क्यों उसका दिल शिद्दत से धड़क रहा था। एक बार पहले भी तो वो यूं ही बेचैन हुई थी, तब भी उसने कुछ खोया था, लेकिन अब वो इस शख्स को खुद से बांध लेना चाहती थी। यजदान लाभ भेजकर उसे अपनी गिरफ्त में लिया था। उसे नाश्ता करवाकर उसने नीम गर्म पानी उसके लबों से लगाया तो सनम ने बमुश्किल पानी हल्क से उतारा। मुझे पहले खबर होती तो मैं खुद तुम्हें गर्म पानी पिलाता, ताकि तुम्हारे अंदर जो तलखी भरी है वो जलकर खाक हो जाती। बसत के तन पर उसने गिलास लबों से हटाकर उसे खूनखार निगाह से देखा। इन सब बातों का क्या मकसद है? अगर इतना ही मेरा वजूद आपको बुरा लगता है तो छोड़ दे, मुझे वापस भेज दे, मुझे मेरे भाई के पास। जुमला मुकम्मल होने से पहले उसका आंसू गाल पर बह निकला, जबकि बासत के माथे पर बल नुमाया हुए। दोबारा बोलो, उसने सर्द सपाट अंदाज में पूछा। छोड़ दे मुझे, वो भी सनम थी। रुको, तुम्हें मैं बताता हूँ। वो गिलास साइड पर रखे उसकी जानिब मुड़ा, जबकि वो खौफ से दूसरी जानिब खिसकी। अब बोलो, क्या कह रही थी? उसके नरम और मुलायम बालों को गिरफ्त में लिए वो घुरा। बासत, मुझे दर्द है। उसकी गिरफ्त नरमी लिए हुए थी, लेकिन उसका लहजा सख्त था। आज के बाद अगर छोड़ने वाली बकवास की ना, तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सारी उम्र याद रखोगी। उसने बालों को झटका देकर उसका चेहरा बुलंद किया। सबक सिखा तो रहे हैं, मैंने आपको कहा था मुझे जाने दें, लेकिन आप ही ज़बरदस्ती यहाँ लाए। मैं इस काबिल नहीं हूँ, मुझे जैसी लड़की को मार ही जाना चाहिए जिसने सबको बर्बाद कर दिया। उसने अनाबिया वहाद की शिद्दत से याद आ रही थी, अपने गुनाह याद आ रहे थे। बासत ने उसके बालों को छोड़ा और उसे बाजू से थाम कर खड़ा किया। सनम नज़र झुकाकर आंसू अंदर उतारने लगी। तुम पछतावा है? उसने नरमी से पूछा तो उसने नज़र उठाकर उसे देखा, जिसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। मैं कह भी दूँ तो आपको यकीन नहीं आएगा, वो सूसू करती बोली। उसे आज अनम की याद आई थी। वो कितनी मासूम थी और किस तरह बर्बाद हो गई थी। और सनम तो गोया शायान सागर कठपुतली थी जिसे वो मुकम्मल बर्बाद कर देने वाला था। उसने सर झटका और सनम को देखा। अच्छा ये ना, तुम ताउम्र पछतावे में रहो और मैं तुम्हारा पछतावा देकर सुकून महसूस करता रहूं। उसके बालों की लिट्टों को कान के पीछे अड़सता तंजिया गोया हुआ। सनम जो किसी मीठे बोल की तवक्को किए हुए थी, एक बार फिर रो दी, जबकि बासत को आज फिर उसका वो तिल अपनी जानिब खींच रहा था। हर बार उसने उस तिल पर अपनी दस्तरस जमाने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार कोई न कोई रुकावट आ जाती थी। बासत ने उसके गाल के तिल को अंगूठे की पूर से दबाया, जबकि वो उसके लफ्ज़ों पर सुलग रही थी। उसकी भटकती नज़र और खुमार से पूरे चेहरे ने किसी अंदेशे से दो चार किया। वो पीछे होने लगी, जब भी बासत ने उसके कमर के गिर्द हाथ डालकर उसे पास खींच लिया। उसने सहम कर उसके सीने पर हाथ रखकर फासला बनाना चाहा, लेकिन बासत की गिरफ्त में शायद ये नामुमकिन था। बासत, कोई आ जाएगा, वो बदिक्कत बोली, जबकि धड़कने अथल पथल हो गई थी। उसका दिल यूं कभी इतनी शिद्दत से नहीं धड़का जैसे इस लम्हे धड़क कर उसे पागल कर रहा था। तो आ जाने दो, वो चेहरा करीब लाए बोला। सनम ने आंखें बड़ी किए उसे देखा, लेकिन ये भी ज़्यादा देर मुमकिन नहीं था। उस शख्स की आंखों में जज्बात का अलाव रोशन था। दिल तुमसे मोहब्बत करने पर उकसाता है, लेकिन दिमाग तुमसे नफरत करने पर, क्योंकि तुमने मेरे चंद अजीज़ लोगों को बहुत तकलीफ़ दी है। सनम का दिल चाह खुद को कहीं फना कर ले। वो इतना कैसे गिर गई थी? एक बार भी अपनी सोच और अकल का इस्तेमाल नहीं किया था। वो अपनी फैसला बनाती उससे नज़र चुरा रही थी। बासत को अपना दिल बेकाबू लगा, तभी इस दिल को छूने के लिए झुका, लेकिन ऐन वक्त पर दस्तक हुई थी। बासत हड़बड़ाकर दूर हुआ, लेकिन फिर दरवाजे को देखकर दांत पीसे। ये रोज़ मैडम मुझे स्पेशल मोमेंट क्रिएट नहीं करने देगी। वो बुड़बुड़ाया तो सनम को सुर कंधारी हो रही थी। वो मुश्किल अपनी मुस्कुराहट संभाल पाई, जबकि अपनी जान बच जाने पर शुक्र भी अदा कर रही थी। उस शख्स का यूं करीब आना, यूं उसे छूने की तमन्ना करना सनम जैसी जज्बात से आ रही लड़की के लिए बहुत मुश्किल था। ज़्यादा मत मुस्कुराओ, जिस दिन हाथ आ गई ना, बस तुम्हारी खैर नहीं। उसकी बेबाक सरगोशी पर उसका दिल गोया उछल कर हल्के में आया था।
باسط اس کی حالت سے ہیز اٹھائے آگے بڑھ کر دروازہ کھول چکا تھا۔ باسط سر، روز نے دانت نمایاں کیے۔ روزی سدھر جاؤ، باس کو کہتا ہوں تمہاری بھی شادی کر دے۔ وہ خفگی سے گویا ہوا۔ سر، وہ چڑھ کر باسط کو دیکھتی پاؤں پٹک کر واپس مڑی۔ میں باس کو بتاتی ہوں آپ صنم کو ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں، وہ کہہ کر وہاں سے تیز قدموں سے رفو چکر ہوئی۔ رکو روز، وہ اس کے پیچھے لپکا، جبکہ اندر صنم اپنے دھڑکنوں کو اعتدال پر لانے کے لیے ہلکان تھی۔ خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔